सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लर्न लॉ विद विभोर। तो आशा करता हूँ आपको आवाज़ साफ आ रही होगी बिकॉज़ मैं ईयरफोन से कनेक्टेड हूँ और हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक नई सीरीज़ जिसका नाम होगा लॉ ऑफ क्राइम्स 1। तो ये मैं सिलेबस छोड़ के बैठा हूँ GGS IPU का, क्योंकि सिलेबस काफ़ी हद तक कॉम्प्रिहेंसिव है और बाकी यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस भी काफ़ी हद तक सिमिलर है। तो मैंने सोचा कि हम लोग इस सिलेबस के ऊपर फोकस करते हुए चलेंगे और टॉपिक्स को एक एक करके कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा मेरा प्लान है कि मैं लॉ ऑफ क्राइम्स बेसिकली IPC के ऊपर एक सेपरेट कोर्स निकालूं जो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव होगा। वो मैं अभी क्यूरेट कर रहा हूँ, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट टिल देन हमारे पास ये है, उसमें लाइव क्लासेस भी होंगी, उसमें सब कुछ चलेगा। तो उसका भी प्लान है करने का। तब तक के लिए हम सिलेबस कवर करते हैं और समझते हैं कि लॉ ऑफ क्राइम्स में है क्या। तो पहले हम बात करते हैं लॉ ऑफ क्राइम की। हमने अभी तक लीगल मेथड्स पढ़ा, हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हल्का हल्का कुछ देखा और हम लोगों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा। तो हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था कि A और B दो लोग हैं, ये लोग आपस में कोई अग्रीमेंट करते हैं, प्रपोजल देता है, इसकी एक्सेप्टेंस होती है प्रपोजल की, तो वो अग्रीमेंट बन जाता है। अग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ है तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अब जो ये प्रपोजल दिया, जो एक्सेप्टेंस हुआ, जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो A और B ने एक दूसरे के साथ मिल करके डिसाइड करी कि हम लोगों की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या होंगी। इस केस पर थर्ड पार्टी का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। तो अगर कोई थर्ड पार्टी का कुछ लगता है कुछ गड़बड़ हो रही है तो वो यहाँ सू नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हम लोगों ने इन कंसेप्ट के बारे पर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा होगा। बट जब हम बात करते हैं A ने B का मर्डर कर दिया, तो अब A की लाइबिलिटी क्या होगी? क्या C आकर के A के अगेंस्ट केस करने की बात कर सकता है, या B की जो फैमिली है, जैसे सपोज़ A और B दोस्त हैं और A ने B के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा और कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, तो जो B के फादर हैं C, क्या वो A के ऊपर केस कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं, वो केस नहीं कर सकते। बट वहीं पर को अगर A B का मर्डर कर दे, B का मर्डर कर दे, तो उस केस पर जो C है यानी कि जो B के फादर हैं, वो आकर के A के ऊपर केस कर सकते हैं। रीज़न बीइंग, जो ये मर्डर है ये बहुत हीनियस क्राइम है। जब भी हम बात करते हैं क्राइम की, क्राइम इज़ ऑलवेज अगेंस्ट द स्टेट। क्राइम कभी इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं होता बट स्टेट के अगेंस्ट होता है, क्योंकि जब आपने A और B ने कॉन्ट्रैक्ट करा था आपस में, तो सिर्फ ये दोनों आपस में गवर्न हो रहे थे। C को फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। C को कुछ इस चीज़ से लेना देना था ही नहीं। बट जब A B का मर्डर करता है तो C डरेगा कि उसका मर्डर भी हो सकता है। तो C को खतरा है, वैसे D को खतरा है, E को खतरा है, जितने लोग और हैं उन सबको खतरा है कि A किसी को मार सकता है। उनको पता है कि A एक बहुत डेंजरस आदमी है। तो A को रोकना, इसको बंद करना, इसे सोसाइटी से बाहर निकालना इंपॉर्टेंट है कि ये इम्प्रूव हो करके बाहर निकल करके आए या जेल के अंदर बंद रहे। तो इसलिए A को हटाना पिक्चर से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उस केस पर हम कहते हैं जो क्राइम है वो स्टेट के अगेंस्ट होता है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा आपने देखा होगा स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ उत्तराखंड, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस समथिंग, या समवन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी करके ऐसे केस निकल करके आपने पढ़े होंगे कभी ना कभी, जब आप क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे थे या जब आप बाकी चीज़ देख रहे थे। तो ये चीज़ एक बहुत बेसिक और कॉमन सिस्टम है जो हो जाता है, क्योंकि हमको अब स्टेट के अगेंस्ट केस करना है। जो स्टेट आपका रिप्रेजेंटेटिव है वो केस कर रहा है कि हम A को बाहर निकालें, और जज डिसाइड करेगा कि हाँ क्या A सही है या गलत है, उसने क्राइम करा है नहीं करा है, तो वो तब जा करके डिसाइड होगा। तो हम लोग अब लॉ ऑफ क्राइम जब पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं इस सब्जेक्ट के ऊपर। पहले ही देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। लॉ ऑफ क्राइम्स 1 नाम की ये सीरीज़ होगी। इसका पहला एम है कि ये कंसेप्चुअल फाउंडेशंस ऑफ क्राइम और फिलोसॉफी विद ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आउटलाइन करेगा। तो बेसिकली हम पढ़ेंगे कि हम लोग IPC क्यों लेकर के आए। तो हम लोग देखेंगे कि जैसे पहले के टाइम पर इंडिया में हिंदू लॉ चलता था, फिर उसके बाद मुस्लिम इन्वेजन हुआ, इस्लामिक इन्वेजन हुआ, तो हमारे पास मुस्लिम लॉ निकल कर के आया। हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ। अब बहुत साल तक हमारे जो लोग हिंदू थे, रूलर्स मुस्लिम थे, या कहीं कहीं पर लोग मुस्लिम थे, रूलर्स हिंदू थे, तो उनके ऊपर कौन सा लॉ अप्लाई होना था, ये बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा दिक्कत वाला बात बन जाती थी। और लॉ को सबका अलग अलग था, हिंदू लॉ अलग था, मुस्लिम लॉ अलग था, जगह जगह के हिसाब से लॉ अलग अलग था। तो जब ब्रिटिशर्स इंडिया पर आए, उन्होंने देखा कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लॉ हर एक रिलीजन का अलग अलग है, हर जगह का अलग अलग है। तो दे थॉट कि हम लोग पूरे इंडिया के लिए एक कॉमन लॉ लेकर के आएंगे, और उन्होंने इस लॉ का नाम रखा IPC,
इंडियन पिनल कोड एक जनरल लॉ जो जितने भी रिलीजन हैं, जितने भी सेक्ट्स हैं, जितने भी क्लासेस हैं, जितनी भी लोकेशंस हैं जहाँ जहाँ ब्रिटिश रूल करती है वहाँ वहाँ ये लॉ एप्लीकेबल होगा। तो इसके बारे में हम डिटेल पे समझेंगे। फिर हम आएंगे एनालाइजिंग द रोल ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी इन वेरियस क्लासेस ऑफ ऑफेंस। अब एक बंदे ने थप्पड़ मारा, एक बंदे ने मर्डर करा, तो आप किसको कितनी पनिशमेंट दोगे, ये चीज़ समझना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। कि ये तो नहीं कि इन्हें थप्पड़ मारा बी को और इन्हें मर्डर कर दिया बी का, तो दोनों केस में आप सेम पनिशमेंट दे दोगे। पनिशमेंट का जो क्वांटम है वो अलग अलग होना चाहिए, राइट। तो जब ऐसी कंडीशंस निकल करके आती है तो हमको समझना ज़रूरी होता है कि हम कितनी लायबिलिटी इम्पोज करेंगे ऑन दी ऑफेंडर। तो इसको पढ़ने के बाद हम ये भी समझ जाएंगे कि कब हम कितनी लायबिलिटी इम्पोज करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सेप्शंस को, कि ए ने बी को मारा बट सपोज़ सी ने ए से कहा कि बी को मार वरना मैं तेरी वाइफ बी को मार दूंगा। मतलब ए ने बी को सी के कहने पर मारा, और अगर बी ने को नहीं मारता तो सी डी को मार देता, और डी ए की वाइफ थी, तो अपनी वाइफ को बचाने के लिए ए ने बी का मर्डर कर दिया सी के कहने पर। तो इस केस पर क्या ए लायबल होगा कि ए को आप पनिशमेंट दोगे, कि ए को आप फांसी तक पहुंचा सकते हो, या ए की पनिशमेंट कम होगी, ए को आप एक्विट कर दोगे। तो वो सब बात करेंगे हम एक्सेप्शन जब पढ़ेंगे उस केस पर। फिर हम बात करेंगे कि स्टेट के अगेंस्ट, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के अगेंस्ट, पीस के अगेंस्ट जब ऑफेंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, क्या पनिशमेंट होती है, कि क्वांटम उन ऑफेंसेस का होता है और क्या क्या उसके ऊपर चलता है। एंड फाइनली हम बात करेंगे क्रिमिनल लॉ जूरिस्प्रूडेंस इन लाइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ह्यूमन राइट लॉ। हमने बात करी कि ए ने बी को मारा, अब ए का ट्रायल चला और कोर्ट ने कहा कि ए को डेथ पेनल्टी दे दो, कैपिटल पनिशमेंट दे दो, ए की जान ले लो। तो क्या ये करना कॉन्स्टिट्यूशनल है? बिकॉज आर्टिकल 21 आपने अगर पढ़ा होगा तो आर्टिकल 21 बोलता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट। वैसे ह्यूमन जो आपका ह्यूमन राइट लॉ है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की जो आपकी कन्वेंशन है UDHR, वो भी ये बात करती है कि हर एक इंसान का, हर एक इंडिविजुअल का राइट टू लाइफ है। तो क्या कोर्ट्स, क्या गवर्नमेंट किसी बंदे का राइट टू लाइफ उससे ले सकती है बाय प्रोवाइडिंग देम डेथ पेनल्टी? तो हम इन चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। इसको पढ़ने के बाद आपको फिर थोड़ा सा लॉ ऑफ क्राइम का आइडिया होगा कि लॉ ऑफ क्राइम्स है क्या, कैसे काम करता है, फिनोमेना क्या है, और आपको एक अच्छी स्किल निकल करके आएगी जब कल आप लॉयर बनोगे तो आपको आइडिया मिलेगा, ठीक है। तो जो हमारा ये टॉपिक रहेगा ये 4 यूनिट्स के ऊपर डिवाइडेड है। जो पहली यूनिट है वो बात करती है इंट्रोडक्शन टू सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ। आपने जब लीगल मेथड पढ़ा होगा तो आपने लॉ का क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा। लॉ को आपने 2 फॉर्म में क्लासीफाई करा होगा। सेलमेंट की आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, अलग अलग लोगों की आपने लॉ का क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा कि लॉ को अलग अलग तरीके से क्लासीफाई करा गया है। जो बहुत ज़्यादा चलता है वो है इंटरनेशनल लॉ, म्यूनिसिपल लॉ, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ। वैसे 2 टाइप के लॉ निकल करके आते हैं। एक होता है आपका सब्सटेंटिव लॉ और दूसरा होता है आपका प्रोसीजरल लॉ, ठीक। ये आपने पढ़ा होगा, सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो लॉ आपको सब्सटेंस बताता है कि क्या ऑफेंस है, क्या नहीं है, क्या आपके ऊपर ऑब्लिगेशंस हैं, क्या आपके ऊपर ड्यूटी है, वो लॉ आपका सब्सटेंटिव लॉ है। सिमिलरली जो लॉ आपका प्रोसीजर बताता है वो आपका प्रोसीजरल लॉ है, कि कैसे आप ट्रायल करोगे, कहाँ आप केस फाइल करोगे, आपका केस में डिक्री आ जाती है, आपसे सेटिस्फाइड नहीं है तो आप कहाँ अपील करोगे, कहाँ आप जाओगे। जितना भी एम्बिट कवर होता है ये होता है प्रोसीजरल लॉ के अंदर। तो इस केस में हम पढ़ने वाले हैं, जो हमारा ये टॉपिक होगा ये रहेगा IPC के ऊपर। तो IPC इज बेसिकली सब्सटेंटिव लॉ, इट्स प्योरली सब्सटेंटिव लॉ, क्योंकि बताता है कि आपके क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या लायबिलिटीज़ हैं, क्या पनिशमेंट है, क्या क्राइम है, उस चीज़ को एक्सप्लेन करता है। एंड देयरफॉर IPC इज कम्प्लीटली सब्सटेंटिव लॉ। तो इस यूनिट में हम पढ़ेंगे कि सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ का इंट्रोडक्शन क्या है। तो इसमें हम बात करेंगे कि एक्सटेंट एंड ऑपरेशन ऑफ IPC, कि IPC का क्या एक्सटेंट है, क्या ऑपरेशन है। अब सपोज़ इंडियन जाकर के US के लैंड पर किसी का मर्डर कर दे तो कौन सा लॉ अप्लाई होगा, या वैसे ही कोई US का बंदा इंडिया में आकर मर्डर कर दे तब कौन सा लॉ अप्लाई होगा। कि हमने पढ़ा था लॉ टू बी क्लासिफाइड इनटू इंटरनेशनल लॉ एंड म्यूनिसिपल लॉ। तो अब इस केस में आप क्या अप्लाई करोगे? या इंडिया का कोई बंदा जाकर के US में कोई ऐसा काम कमिट करता है जो US में क्राइम नहीं है बट इंडिया में क्राइम है, तो क्या उसकी लायबिलिटी हो सकती है? एक क्वेश्चन ये निकल करके आपके मन में आ सकता है। तो इस केस में हम ये सब पढ़ेंगे। फिर हम बात करेंगे क्राइम की डेफिनेशन क्या होती है, क्राइम का मतलब क्या होता है, क्राइम कमिट कब होता है, क्राइम के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग क्राइम क्या होता है, वी विल गो एंड अंडरस्टैंड एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो 2 आपके क्राइम के एलिमेंट होते हैं, वन इज़ एक्टस सीरियस एंड द अदर वन इज़ मेंस रिया।
तो एक्टस सीरियस और मेंस रिया क्या है, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपका जो पूरा क्रिमिनल लॉ है वो इन दो कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। अगर इनमें से कोई भी एलिमेंट मिसिंग होगा तो क्राइम कमिट हुआ है नहीं हुआ है के ऊपर ही पूरा पूरा क्वेश्चन निकल करके आ जाता है। सपोज़ आपने किसी ने एक्टस सीरियस तो कर दिया बट मेंस रिया नहीं है, तो बहुत केसेस में बंदे को एक्विटल मिल सकता है अगर वो प्रूव करने के लिए प्रूव कर पाए कि कोई मेंस रिया है ही नहीं। एक्टर सीरियस ना हो तो क्राइम तो होता ही नहीं है, क्योंकि आप मेंटल स्टेट के ऊपर किसी को पनिश नहीं कर सकते हो। एक्टर सीरियस का मतलब होता है गिल्टी है, मेंस रिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड। इसके बारे में हम बहुत डिटेल पर एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे जब हम आगे बढ़ेंगे। फिर हम बात करेंगे जनरल एक्सप्लेनेशंस की। तो जनरल एक्सप्लेनेशंस पे क्या क्या आएगा, अब जैसे कहीं पर को वर्ड यूज़ होता है मैन, जैसे अगर आप सेक्शन 375 पढ़ोगे उसमें लिखा है अ मैन इज सेड टू कमिट रेप, तो मैन में कौन कौन आएगा, कि मैन में वेमेन भी आएगी, कि मैन में ओल्ड लोग भी आएंगे, कि मैन में बच्चे भी आएंगे, कौन कौन आएगा। इन सब चीज़ों को डिफाइन कर रखा है इन जनरल एक्सप्लेनेशंस पर। ये आपको बताती है कि क्या क्या किस वर्ड को किस तरीके से लेना है। कहीं वर्ड यूज़ करा है जज, कहीं वर्ड यूज़ कर रखा है पुलिस, या कहीं वर्ड कोई और यूज़ कर रखा है, तो उस वर्ड का मतलब क्या है पूरे एक्ट के अंदर, वो आपको समझ में आएगा पढ़ करके जनरल एक्सप्लेनेशंस को। जनरल एक्सप्लेनेशन किस चीज़ को क्या डिफाइन करता है, माइनर का मतलब क्या है, क्राइम का मतलब क्या है, ऑफेंस का मतलब क्या है, एक्टस सीरियस का मतलब क्या है, जो जो उसमें एक्सप्लेन कर रखा है। कुछ वर्ड जो मैंने बोल दिए वो नहीं दे रखे हैं, बट मेरे कहने का मतलब ये है कि जो जो वर्ड वहाँ एक्सप्लेन कर रखे हैं उनका मतलब को समझने के लिए आपको इन जनरल एक्सप्लेनेशंस को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लास्ट में हम बात करेंगे पनिशमेंट्स की, सेंटेंसिंग पॉलिसी इन इंडिया की। अब पनिशमेंट किस टाइप की होती हैं, जस्टिस कैसे डिलीवर होगा, सिंपल इम्प्रिजनमेंट, रिगरस इम्प्रिजनमेंट, कैपिटल पनिशमेंट, है ना, फाइन, फोरक्लोजर ऑफ प्रॉपर्टी, जितनी चीज़ें निकल करके आएंगी और कितनी पनिशमेंट टाइप है क्या है वो सब पढ़ेंगे, और कितनी सेंटेंस कब दी जाती है, कैसे दी जाती है, हल्का सा हम उसके बारे में डिस्कस भी इस यूनिट पर करेंगे। फिर इसके बाद हम बात करेंगे हमारे सेकेंड यूनिट की, जो कवर करती है जनरल एक्सेप्शंस को। तो जनरल एक्सेप्शंस पे हम बात करेंगे मिस्टेक की, जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव एक्ट, एक्सीडेंट, नेसेसिटी, इन्फेंसी, इंसैनिटी, इंटॉक्सिकेशन, कंसेंट, गुड फेथ, प्राइवेट डिफेंस एंड बॉडी एंड प्रॉपर्टी। तो बेसिकली आपने कोई काम गलती से कर दिया तो कब आप लायबल हो कब नहीं हो, यह समझा रखा है। अगर हमने कहा कि ए ने बी को मार दिया, ए ने बी का मर्डर कर दिया, तो ए को हम पनिशमेंट दे सकते हैं फॉर मर्डरिंग बी, बट लेट अस से ए एक जज था और उसने बी को मारने का ऑर्डर पास करा, तो क्या ए लायबल होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर कोई एक्सेप्शन है, ठीक है। वैसे ही आप गाड़ी चला रहे थे, आपसे एक्सीडेंट हो जाए, अब मर्डर में डेथ पेनल्टी मिलती है, एक्सीडेंट में आप डेथ पेनल्टी नहीं दे सकते हो, तो क्या आपका क्राइम कम होगा या नहीं होगा, क्या आप एक्विट हो सकते हो। आप जा रहे हो, आपसे गलती की जो चोट लग गई, उसने आपके ऊपर हर्ट का केस फाइल कर दिया, तो आप क्या एक्सीडेंट क्लेम करके बच सकते हो। वैसी नेसेसिटी की बात निकल करके आ रही है कि सपोज़ डॉक्टर ने किसी का ऑपरेशन बिना पूछे कर दिया, अगर टॉट में पढ़ा होगा इस चीज़ के बारे पर, जब टॉट पढ़ रहे होगे। इन्फेंसी, क्या बच्चा क्राइम कर सकता है, 7 साल से छोटा बच्चा है तो क्या वो क्राइम करेगा, 7 साल का है तो क्राइम करेगा, 7 से 12 साल के बीच में है तो क्या होगा, 12 साल से ऊपर है तो क्या होगा, कितनी लाइबिलिटी बनेगी, हम वो सब डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे इंसैनिटी। अब बंदा पागल है और वो कुछ क्राइम कमिट कर दे तो उस केस में क्या होगा, समझ रहे हो, उस केस का क्या आप चलेगा वो आपको देखना पड़ेगा। इंटॉक्सिकेशन, शराब के नशे पर या आप कुछ करते हो तब कब आप लायबल हो, कब लायबल नहीं हो, तो आपने नशा करने के बाद भी आप लायबल हो कब नहीं हो, वो सब चीज़ें यहाँ काउंट हो जाएंगी। फिर आएगा कंसेंट, फिर आएगा आपका गुड फेथ। कंसेंट का मतलब कि दो लोगों ने आपको कंसेंट दे दिया, बी ने इसे कहा मुझे मार ले, ए ने बी को मारा, तो क्या आप ए लायबल है, बी ए के ऊपर केस कर सकता है, नहीं कर सकता है। गुड फेथ, आप खुदे किसी को बचाने के लिए बट वो कुछ और कर रहा था और आपके बचाते बचाते वो मर गया। सपोज़ आपने देखा बंदे को चक्कर आया, चक्कर आकर के बंदा गिर के बेहोश हो गया, आपको लगा उसका शुगर कम हो गई, आपने उसको बचाने के लिए उसके मुंह पे चीनी या टॉफ़ी डाल दी। टॉफ़ी खाने के बाद उसका जो शुगर लेवल था वो हाई हुआ और बंदा मर गया, तो इस केस पर क्या उसकी फैमिली क्लेम कर सकती है, आपने उसका मर्डर करा या आपने गुड फेथ में एक्ट करा, आप डिफेंस ले सकते हो, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन, सिचुएशंस, केस लॉस हम देख करके समझेंगे। फिर लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट आता है प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट बॉडी एंड प्रॉपर्टी। तो कब तक ये, कब आप प्राइवेट डिफेंस क्लेम कर सकते हो, कब आप क्लेम कर सकते हो कि आपने क्राइम करा है नहीं करा है, क्राइम हुआ है नहीं हुआ है, उन सब चीज़ों के बारे पर हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम आएंगे इनकोहेरेंट फॉर्म ऑफ क्राइम्स पर। अब क्राइम कब कमिट होता है, जब आप क्राइम कर लेते हो। क्राइम की 4 स्टेजेस होती हैं, हम जब क्राइम की डेफिनेशन पढ़ेंगे तब समझेंगे। तो इनकोहेरेंट फॉर्म ऑफ क्राइम
कब है, क्या है, वो हम समझेंगे। तो इनकॉरेंट फॉर्म ऑफ क्राइम क्या होता है कि आपने जो फोर्थ स्टेज है, जब क्राइम कमिट हो जाता है, आपने वो करा ही नहीं, कभी आपने क्राइम करा ही नहीं, बट आप फिर भी लायबल हो, तो आप जॉइंट कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी, रायट, अफरेज, कॉन्स्पिरेसी, अटेम्प्ट। देखो अब एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ। ए ने बी का मर्डर करना था, उसने पूरी प्लानिंग करी, बंदूक लेकर के आया, उसने बी को ढूंढा ढांडा, उसको स्टॉक करा, जगह ढूंढी मारने की, सब कुछ कर लिया। जब बी को गोली मारता है, गोली मिस हो जाती है, बी को मार नहीं पाया। अभी कोई मर्डर कमिट नहीं हुआ है, बट अटैम्प्ट कमिट हुआ है। जो क्राइम कमिट होना था वो हो नहीं पाया, दूसरा चीज़ कमिट हो गई, तो उस केस में वो लायबल है। ठीक है। साथ ही आता है अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस इंक्लूडिंग सुसाइड। आपने ए ने बी से बोला कि जहर इस दुकान में तुमको इजीली मिल जाएगा, बी जाके जहर लेके मर जाता है, तो क्या ए लायबल है? नहीं है। तो उन ऑफेंसेस की बात, उन ऑफेंसेस को हम बोलते हैं इनकोहेरेंट फॉर्म ऑफ क्राइम, क्योंकि यहाँ पर को अभी क्राइम कमिट हुआ नहीं है, बट वो आपने स्टेज पर चल रहा है, वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो उसको रोकने के लिए आप ये मेजर अप्लाई कर लेते हो। हम इनको डिस्कस करेंगे इन डिटेल में जा करके। फिर हम आएंगे ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, रिलीजन, पब्लिक हेल्थ एंड मॉरल्स, जहाँ बात करेंगे वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, सेडिशन, प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, ऑफेंस अगेंस्ट रिलीजन, ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस, डिसेंसी, मॉरल्स, पब्लिक न्यूसेंस। अब कोविड के टाइम पे आपको याद होगा, लोगों को फाइन देना पड़ रहा था, कुछ लोगों को जेल हुई, तबलीगी जमात में जो लोग आए थे उनको जेल हुई। क्यों हुई? क्योंकि पब्लिक सेफ्टी के अगेंस्ट थे, पब्लिक हेल्थ के अगेंस्ट थे। ठीक है। वेजिंग वॉर का जो मतलब बाद में उनका एक्विटल हो गया था, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि उन्होंने गलती कुछ नहीं करी है, गवर्नमेंट परमिशन थी, बट वो जो दिखाया गया था शुरू में उनको, जो उनके ऊपर केस चला था, वो इससे चला था कि पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी के वो अगेंस्ट काम कर रहे हैं। वैसे ही वेजिंग वॉर की हम बात करेंगे कि अगर आप स्टेट के अगेंस्ट वॉर वेज कर दोगे तो क्या आप लायबल होगे, नहीं होगे, कब होगे, कब नहीं होगे, म्यूटिनी करोगे तो क्या होगा, सेडिशन करोगे तो क्या होगा। तो इन चीज़ के बारे पर हम कंटेम्प्रेरी और मॉडर्न और ओल्ड चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, केस लॉ को ध्यान में रखते हुए इनको हम कवर करेंगे। तो ये कुछ रेफरेंसेस हैं। अगर आपको बुक पढ़नी है तो आप के डी गौर, रतनलाल, धीरज लाल, इनको देख सकते हो। आईपीसी का बेयर एक्ट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि मैं बेयर एक्ट को यहाँ रेफ़र करते रहूँगा आपको समझाने के लिए। फिर हम आएंगे, ये कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज दे रखे हैं, हम इन केस लॉज को भी इन डिटेल समझेंगे और इन केस लॉज को हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा भी मैं कुछ केस लॉज कवर कराऊँगा, जैसे एम.एच. जॉर्ज का केस है, एम.एच. जॉर्ज वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है। ठीक है। उसके अलावा हमारे पास एक केस और है, स्टेट ऑफ उड़ीसा, मैं उसका नाम भूल गया हूँ, वो भूत वाला केस है, बेसिकली बहुत इंटरेस्टिंग केस है वो भी, तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे। मुझे नाम याद नहीं आ रहा है उस केस का अभी फ़िलहाल, जब आ जाएगा हम कंटिन्यू करेंगे उस केस में। वो कुछ लोगों का मर्डर कर देता है थिंकिंग कि वो भूत है, तो वो ऐसा कुछ केस है, उसमें जो हम जनरल एक्सेप्शंस डिस्कस करेंगे तब वो केस निकल करके आएगा, तब हम बात करेंगे। मिस्टेक का केस है वो, मैं उसका नाम भूल गया हूँ, स्टेट ऑफ उड़ीसा समथिंग वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा केस का नाम है। तो हम लोग फ़िलहाल लॉ ऑफ वन की यूनिट पर, लॉ ऑफ वन पे हम इन चीज़ों को कवर करेंगे। इसके बाद फिर हमारा स्पेसिफिक क्राइम शुरू होगा, मर्डर, होमिसाइड, इन चीज़ों के बारे में हम लॉ ऑफ क्राइम 2 पर बात करेंगे। बट अभी इस प्लेलिस्ट पर, इस पर्टिकुलर ग्रुप पर हम इस सिलेबस को डिस्कस करेंगे। इस सिलेबस मैंने आपको दिखा दिया है, ये GGS IPU का सिलेबस है, और आपका जो लॉ स्कूल होगा वहाँ पर को भी ये सिलेबस फॉलो करा जाता होगा कहीं ना कहीं पर को। तो हम लोग इसको ध्यान में रखते हुए, इसको देखते हुए हम लोग समझेंगे। और मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं लाइव क्लासेस भी लूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो कोर्स करने के लिए ऐसा कुछ, तो मुझे आप बता सकते हो। मैं फिर प्लान करूँगा, अगर बच्चे इंटरेस्टेड हों, 10-15 बच्चे भी इंटरेस्टेड हों, तो हम लोग ऑनलाइन कोर्सेज भी कर सकते हैं, ऑनलाइन डिस्कशन भी हम लोग कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि उसका क्या कंसेप्ट और क्या तरीका रहेगा। तो आज की वीडियो में यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको लॉ ऑफ क्राइम के बारे में समझना है, जानना है, और आपको लॉ के ऊपर इंटरेस्ट है, या आप लॉ को समझना चाहते हो, लॉ की वीडियोस देखना चाहते हो, अपना कुछ क्वेश्चंस हैं उनको पूछना चाहते हो, तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, शेयर कर देना। कमेंट बॉक्स में आकर के अपने क्वेश्चंस, क्वेरीज़ वगैरह आप सब आकर पूछ सकते हो। तो मैं अभी इसको शुरू करूँगा विद द टॉपिक एक्सटेंट एंड ऑपरेशन ऑफ द इंडियन पीनल कोड। हम शुरू यहाँ से करते हैं, थोड़ा सा हम बैकग्राउंड लेते हुए चलेंगे, बात करेंगे IPC आया कहाँ से, कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ, और हम समझना इसको चालू करेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो। तो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सायोनारा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो सी यू गाइस, बाय।